नमस्कार, IBC 24 के नंबर 1 न्यूज बुलेटिन यानी टॉप 5 में आप सभी दर्शकों का बहुत करते हैं। वहां क्या हो रहा है वो भी बताना आपको बहुत जरूरी है। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। युद्ध में मरने वालों की संख्या 2200 हो गई, यानी 2200 कह सकते हैं आप इसे। इजराइल में 1200 से ज्यादा मौत हो गई, वहीं फिलिस्तीन में भी 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अभी भी गाजा पट्टी में इजराइल की तरफ से हवाई हमला जारी है। इधर अमेरिकी जहाज भी हथियार लेकर इजराइल पहुंच चुके हैं। लेबनान बॉर्डर पर भी भयंकर जंग छिड़ी है। लेबनान के हमले के जवाब में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बातचीत की। फिलहाल इस युद्ध में अब तक 6000 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। और देश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। एनआईए की टीम आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ ही दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में रेड मार रही है। ये सर्च ऑपरेशन पीएफआई के 12 ठिकानों पर चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के बलीमारेल इलाके में एनआईए की छापेमारी चल रही है, तो वहीं मुंबई में 2006 ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी शेख वाहिद शेख के घर पर भी एनआईए की टीम ने दबिश दी और बीती रात से ही यहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। पीएफआई को पिछले साल 27 सितंबर को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से बैन भी कर दिया गया था। बता दें कि पीएफआई से जुड़े 8 संगठनों पर भी इस वक्त बैन लगाया गया था। पिछले साल जांच के दौरान संगठन के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले थे, जिसके बाद अब एक बार फिर से रेड मारी गई है। और चुनाव से जुड़ी एक बड़ी अहम खबर, राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख बदल दी गई है। पहले ये 23 तारीख थी, लेकिन अब आप जान लीजिए 25 तारीख कर दी गई, यानी 25 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले 23 नवंबर को एक चरण में चुनाव होना था, लेकिन अब मतदान की तारीख 25 नवंबर कर दी गई है और सभी चुनाव के बाद 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की ओर से सीएम भूपेश के कैंडी क्रश खेलते एक फोटो वायरल किए जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि मेरी गेड़ी चढ़ने, भौरा चलाने, गिल्ली डंडा खेलने से बीजेपी को ऐतराज था। कल एक बैठक के दौरान कैंडी क्रश खेलते मेरी फोटो पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है। मैं गेड़ी भी चढ़ूंगा, गिल्ली डंडा भी खेलूंगा, कैंडी क्रश भी मेरा फेवरेट है। इसमें ठीक ठाक लेवल पार कर लिया हूं और वो भी जारी रहेगा। और इससे पहले बीजेपी ने एक फोटो जारी कर कहा था कि सीएम भूपेश कांग्रेस के प्रत्याशी चयन के लिए हो रही बैठक के दौरान मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं। तो एक तरफ कैंडी क्रश की एंट्री, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सियासत में अब गंगा जल की एंट्री भी हो चुकी है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर भाजपा को निशाने पर लिया है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के गंगा किनारे बैठी एक तस्वीर से शुरू हुई। इस पर कमलनाथ ने ट्वीट किया कि गंगा जल पर जीएसटी लगाने वाले आध्यात्मिक भ्रष्टाचार करते हैं और इसके साथ ही भूपेश बघेल ने भाजपा को नकली राम भक्त तक बता डाला है। इतना ही नहीं, उन्होंने टिकट बंटवारे में परिवारवाद का भी आरोप लगाया है। गंगा जल जैसे मतलब भारतीय जनता पार्टी बड़े धर्म की बात करती है और गंगा जल जैसे पवित्र जल में भी उसको पैसे कमाने की सूझ रहा है, उसमें भी 18% जीएसटी। ना उनके लिए एज क्राइटेरिया है, ना ही परिवारवाद का है। रमन सिंह और उसके भांजा अगल बगल के सीट मिला रहे हैं, ठीक है। बलीराम कश्यप के लड़के के यहाँ दिया गया है और उसी प्रकार से जुदेव परिवार को देख लीजिए, बहू भी मिला है, एक बेटे को मिला है और उसकी छोटी बहू को भी मिला है, वो भी परिवारवाद से। तो कम से कम आधा दर्जन से ऊपर तो परिवारवाद का है। और ये लोग कहते रहे कि सब नया देंगे, लेकिन चला है तो रमन सिंह। भोपाल में मामा का श्राद्ध वाले पोस्ट पर सिंधिया भड़क उठे। सिंधिया ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। एक्स पर लिखा कि कांग्रेस भ्रष्ट और अहंकारी राजनीति की राह पर है। कांग्रेस हार देखकर बौखला गई है। मामा के श्राद्ध के विवादित पोस्ट पर ये जो प्रतिक्रिया देखने को मिली है। तो लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मामले पर हमलावर रहे हैं। कल एक ट्वीट विद कांग्रेस के पोस्ट पर वायरल हुआ था, जिसे लेकर पहले शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने ट्वीट किया, जिसके बाद
पीयूष बबेले जो कांग्रेस के मीडिया एडवाइजर हैं एमपी कांग्रेस के, उन्होंने बचाव किया, यह भी कहा कि ये ट्वीट कांग्रेस का नहीं है। और अब इसी मामले पर पहले नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस को इस ट्वीट पर सिद्धांतों की याद दिला रहे हैं। तो वहीं मामा के श्राद्ध के विवादित पोस्ट पर अब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है। लिखा कि प्रिय शिवराज जी, ईश्वर आपको दीर्घायु दे। मेरी समझ में यह नहीं आता कि आपको हर चीज के पीछे कांग्रेस पार्टी ही क्यों दिखती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से वैसा कोई भी ट्वीट नहीं किया गया जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं। अगर आपको वाकई लगता है कि आपके खिलाफ किसी ने ट्वीट किया है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। बिना किसी तथ्य के कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाना गलत है, राजनीति का निचला स्तर दिखाता है। सहानुभूति हासिल करने के लिए झूठा दुष्प्रचार करना नैतिकता नहीं है। श्राद्ध पक्ष में आपको टिकट आपकी पार्टी ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है। आप बखूबी जानते हैं कि आपके व्यक्तिगत दुश्मन आपके अंदरूनी पार्टी में ही बैठे हैं और आपका अहित करने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे। दूसरों पर झूठे आरोप लगाने से अच्छा है कि अपनी ही पार्टी में अनुशासन स्थापित करें। तो लगातार कमलनाथ ने इस ट्वीट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को जवाब भी दिया है और उनके ट्वीट पर उन्हें ही घेरा है। रायपुर में मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की मैराथन बैठक हुई। बैठक के दौरान प्रदेश के सभी 90 सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। वहीं कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बैठक में कई नामों पर चर्चा होगी। पहले चरण में बस्तर से कवर्धा तक 20 सीटों के नामों की घोषणा होगी और दूसरी सूची में एक साथ सभी नामों की घोषणा की जा सकती है। बीजेपी के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के आंसू छलक गए हैं। टिकट नहीं मिलने पर गणेश राम भगत के आंसू छलके हैं। रोते रोते कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे गणेश राम भगत। गणेश राम फपक फपक कर रो रहे हैं और उसका ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। गणेश राम भगत ने कहा है कि अब नहीं हुआ तो जशपुर अब गया। जशपुर विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे थे लेकिन इनका टिकट कट गया। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मिजोरम और तेलंगाना में मिलीजुली सरकार बना लेंगे। बीजेपी ने निवास विधानसभा सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते को चुनाव मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हम काफी चुनाव को बहुत नजदीक में आ गए हैं। जिस आधार पर छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है तो इससे लगता है कि हम छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाएंगे। मिजोरम के अंदर भी हमारी ज़्यादा संख्या नहीं है परंतु वहाँ भी हम मिलजुल करके सरकार बनाएंगे। 25 सितंबर के रोज ग्वालियर में गुर्जर समाज के प्रदर्शन के दौरान जमकर उत्पात हुआ था, वो आपको याद ही होगा, जिसके बाद पुलिस ने 700 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी उनमें समाज के सांसद और विधायक भी शामिल थे। हिंसा के आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर अब समाज एक बार फिर से आंदोलन करने के मूड में नजर आ रहा है। गुर्जर समाज ने एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर 12 अक्टूबर को आंदोलन करने का ऐलान भी कर दिया है। 12 तारीख को कुछ संगठन द्वारा जेल बरोग आंदोलन का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश में चुनाव के डेट की घोषणा की गई और साथ ही आचार संहिता भी लागू है, जिसके अंतर्गत बिना अनुमति का किसी प्रकार का जुलूस, रैली, सभाएं, इस प्रकार की चीज़ें कानूनन नहीं कर सकते हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कानून को रेस्पेक्ट करें और शांति व्यवस्था बनी रहे। बेटे को टिकट नहीं मिलने पर सागर से बीजेपी के पूर्व सांसद लक्ष्मण नारायण यादव इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने बीजेपी हाईकमान को अंधा, बहरा और तानाशाह तक कह दिया। पूर्व सांसद लक्ष्मण नारायण यादव के बेटे सुधीर यादव पिछले 4 साल से बंडा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने बंडा से वीरेंद्र लोधी लंबरदार को अपना यहां से प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसके बाद से सुधीर यादव बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। और जानकारी के मुताबिक सुधीर कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी और भीम आर्मी जैसे दलों से टिकट की जुगाड़ में अब लग गए हैं।
एक कार्यक्रम के लिए सागर पहुंचे पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव से जब उनकी प्लानिंग के बारे में सवाल किया गया तो वो बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि बीजेपी हाईकमान अंधा, बहरा और तानाशाह हो गया है। आदिवासी वोटर्स को साधने में अब कांग्रेस पार्टी जुट गई है। महाकौशल की 38 सीटों में कांग्रेस का फोकस है और ऐसे में कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मंडला आ रही हैं, जनसभा को संबोधित करेंगी और 38 सीटों में आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। आचार संहिता लगने के बाद से प्रशासन अलर्ट। सरायपाली 70 लाख रुपए के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ पे आरोपियों के पास रुपए के अलावा कोई दस्तावेज नहीं मिले। तीनों आरोपी रायपुर निवासी छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर हुई कार्रवाई से पकड़े गए हैं और साइबर सेल और सिंघोड़ा पुलिस की कार्रवाई के तहत ये कार्रवाई हुई है। वाहन चेकिंग भी की जा रही है, जिसमें अभियान के दौरान कार्रवाई हुई। कार में सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए। कार सवार युवक से पूछताछ की जा रही है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, एक मध्य प्रदेश की और एक छत्तीसगढ़ की। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लग चुकी है, चेकिंग अभियान अब तेज है, लेकिन 2 तस्वीरें आप देखिए, दोनों ही प्रदेशों में दस्तावेज नहीं मिले हैं। चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में यहां से कैश भी बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होते ही राजधानी रायपुर पुलिस ने सख्ती यहां पर बढ़ा दिया। पुलिस ने रायपुर के अलग अलग स्थानों पर सरप्राइज चेकिंग की। अंतर जिला चेक पोस्ट के साथ ही शहर के भीड़ भाड़ वाले सड़कों पर भी चेकिंग की गई। बीती रात एसपी रायपुर प्रशांत अग्रवाल ने चेक पॉइंट का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने पुलिस टीम को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हरदा पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके घर के अवैध हिस्से को गिरा दिया है। आरोपी की ओर से की जा रही प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवती ने 6 अक्टूबर को ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला था, जिसमें मृतका ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर प्रताड़ित और ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए थे। घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इंदौर में दुष्कर्म पीड़ित बच्ची को अस्पताल में डिस्चार्ज किया गया। एमटीएच अस्पताल में 15 दिन से इलाज जारी था। अस्पताल प्रबंधन ने बच्ची को उज्जैन पुलिस को सौंप दिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीते 24 घंटे में डेंगू के 82 नए मरीज मिले हैं। ग्वालियर में डेंगू मरीजों की संख्या 401 हो गई है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में डेंगू से महिला की मौत हो गई है। 8 अक्टूबर को प्रसव के दौरान मौत हुई थी। अस्पताल प्रबंधन पर मौत छिपाने का भी आरोप है। भिलाई में आज फिर डेंगू के 5 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अगली खबर भिंड से, जहां किसान कुएं में गिर गया। भौनपुरा गांव की ये घटना है। देर रात पैर फिसलने से हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने किसान को सुरक्षित बाहर निकाला। इधर सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जिले के पोलमपल्ली इलाके में जवानों ने एक आईडी बरामद किया, जिसके बाद मौके पर ही आईडी को डिफ्यूज भी कर दिया गया। आपको बता दें कि सीआरपीएफ बटालियन और डीआरजी के जवान सर्चिंग पर निकले थे। संयुक्त कार्रवाई उन्होंने की। फिलहाल सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं सुकमा एसपी किरण चौहान ने इसकी पुष्टि की है। दतिया के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अज्ञात चोर मंदिरों को निशाना बना रहे हैं और एक के बाद एक मशहूर मंदिर को टारगेट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले अज्ञात चोरों ने रामलला मंदिर को अपना निशाना बनाया। वहीं कुछ अज्ञात चोरों ने बुंदेला बाबा के मंदिर की दान पेटी चुरा ले गए। बुधवार को कुछ चोरों ने मशहूर मोहना हनुमान मंदिर के ताले काटकर मंदिर से दान की राशि निकाल कर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं पुजारियों के थाने में शिकायत इस पूरे मामले की गई। पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दे रही है। जशपुर के सरकारी स्कूल में नशे की हालत में पहुंचा एक हेडमास्टर। ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। शराब के नशे में सोने और उत्पात मचाने का वीडियो सामने आया है। मामला कांसाबेल ब्लॉक के प्राथमिक शाला केंदू टोला का बताया जा रहा है।
जहां पर आए दिन हेडमास्टर सुकेश्वर सिंह शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचते हैं, वहीं सो जाते हैं। कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं, जिसके बाद छात्र और पेरेंट्स परेशान हैं। अंबिकापुर में नवजात और महिला की मौत का मामला, घटना की जांच के लिए जो है वो उठा और घटना की जांच के लिए एक टीम बनाई गई। 6 सदस्यीय टीम ने पूरे मामले की जांच की और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है ये सौंपेगी। 2 दिन पहले मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवजात और महिला की मौत हुई थी। घटना के बाद मृतक के परिजन और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन भी किया था। रायपुर के कचना इलाके में चोर गैंग सक्रिय है। वरिष्ठ मीडिया कर्मी के मकान में चोरी की वारदात को इन लोगों ने अंजाम दिया है। घर से लैपटॉप, नकदी समेत सोने चांदी के गहने भी इन्होंने चोरी किए हैं। चोरी की घटना में बाहरी गैंग के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। रायपुर के खमारडीह थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर वरिष्ठ मीडिया कर्मी के घर पर चोरी हुई है। दुर्ग में सड़क हादसे में स्कूटी सवार 2 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ये निवाई थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। अगली खबर सूरजपुर से है, जहां पर रिहायशी इलाके में 6 हाथियों का दल दाखिल हो गया है। प्रतापपुर रेंज के बगड़ा गांव में हाथी घुस गए हैं। गांव में फसलों को इन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया है। हाथी दल ने मकान भी तोड़े हैं। वहीं अंबिकापुर के उदयपुर इलाके में भी 11 हाथियों का एक दल इलाके में उत्पात मचा रहा है। गार्डन और नर्सरी में घुसे हाथी मौके पर कर्मचारियों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। महीने भर से इलाके में हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। फिलहाल वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की निगरानी कर रही है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां ट्रैफिक नियमों के धज्जियां उड़ा रहे हैं कुछ युवक। तस्वीरें आप देखिए, एक बाइक पर 1, 2, 3 नहीं बल्कि 6 युवक सवार हैं। बाइक चलाते युवकों का वीडियो आमाना का क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल सभी बाइक सवार पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और खबर लंदन से आपको बता दें, जहां पर एयरपोर्ट पर भीषण आग लगी हुई है। लंदन के न्यूटन एयरपोर्ट पर आग लगने की जानकारी सामने आई है। कार पार्किंग में यह आग लगी, जो कि तेजी से पूरे एयरपोर्ट में फैल गई, जिसकी वजह से एयरपोर्ट से सभी फ्लाइटों को एहतियातन रद्द कर दिया गया है। जगदलपुर में लैंडस्लाइड के 16 दिन बाद जगदलपुर विशाखापट्टनम रेल मार्ग दोबारा शुरू हो गया है। 24 सितंबर को रेलवे ट्रैक पर पहाड़ टूट गया था, जिसके कारण 16 दिन तक आवागमन बंद था। रेलवे की टीम लगातार ट्रैक से मलबा हटाने में लगी रही। अफसरों के मुताबिक बीते 10 सालों में ये सबसे बड़ी लैंडस्लाइड की घटना थी। फिलहाल इस रूट पर अभी मालगाड़ियों का परिचालन भी शुरू किया गया है। जल्द ही यात्री ट्रेनें भी शुरू कर दी जाएंगी। इंदौर का केंद्रीय जेल प्रदेश का पहला ऐसा जेल बन गया है जिसका किचन FSSAI द्वारा प्रमाणित किया गया है। कैदियों को गुणवत्तापूर्ण खाना देने के कारण जेल का यह प्रमाण पत्र मिला है। MP की इस जेल में 5 स्टार रेटिंग का खाना कैदियों को दिया जा रहा है। केंद्रीय जेल इंदौर को ईट राइट कैंपस का दर्जा भी दिया गया है। सर्टिफिकेट मिलने पर केंद्रीय जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि कैदियों को पौष्टिक खाना देने के लिए कई दिनों से तैयारी की जा रही थी, जिसे लेकर अब इसे अमल में लाया गया। विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल का अभिषेक करने के साथ ही दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से बाबा महाकाल की विशेष पूजा की गई। और इस दौरान श्री महाकाल का आभूषणों से राजा के स्वरूप में दिव्य श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के बाद भगवान महाकाल को 56 भोग लगाया गया। और अब वक्त हो गया है यूपी अपडेट की खबरों को जानने का। लखनऊ में जेपी एनआईसी की दीवार कूदकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अंदर पहुंच गए। ढकी हुई जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, नेता मौजूद रहे। बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अंदर जाने की परमिशन नहीं दी थी। मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे पर वकीलों ने प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस अधिकारियों के समझाने पर जाम खोला गया। बता दें कि वकील पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की मांग कर रहे हैं।
बुलंदशहर में कल इंडियन ओवरसीज बैंक की नीमखेड़ा शाखा में की गई थी 6 लाख की लूट। पुलिस ने लुटेरों से मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से लुटेरा अहमद और आबिद घायल हो गया। लुटेरों का तीसरा साथी अंकित मौके से भागा हुआ है। लुटेरों से 1 पिस्टल, 2 तमंचे और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बांदा जनपद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 10 साल की बच्ची का शव कब्र से बाहर निकाला गया। लड़की के ननिहाल पक्ष के लोगों ने लड़की को जमीन के लालच में जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी की मौत के बाद शव को कब्र में दफन कर दिया था। जैसे ही ननिहाल पक्ष के लोगों को पूरे मामले की सूचना मिली, मामले की जानकारी के बाद पुलिस को सूचना इसकी दी गई। वहीं पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर शव को इसके बाद कब्र से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मुरादाबाद रेलवे ने एनडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की। ट्रेन डिरेलमेंट का सीन रिक्रिएट किया गया। ट्रेन हादसे के समय होने वाली परेशानियों और सुरक्षा के मद्देनजर अपनाने वाले नियमों को दर्शाने में टीम लगी हुई है। जैसे कि युवा हॉकी सनसनी मिडफील्डर अब्दुल हसद का चयन सुल्तान जोहर कप के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम में किया गया। अब्दुल अहद के पिता अब्दुल अजीज हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व किया। हॉकी इंडिया ने 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की है, जो 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक मलेशिया के जोहर में 11वें सुल्तान जोहर कप 2023 में भाग लेगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए स्पोर्ट्स अड्डा। नमस्कार।